मैं परिंदे कहानी जो निर्मल वर्मा की है और हमारे सिलेबस में लगी हुई है यूजीसी नेट के और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसे मैं पढ़ती हूँ, मैं इसका वाचन करूँगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप अच्छे से हेडफोन लगा के इसे सुन लीजिएगा एक दो बार। यहाँ एक प्रेम परक कहानी है और इसमें एक लतिका होती है, उसकी प्रेम कथा दिखाई गई है। आप इसे सुनिए और फिर इसे समझने, इस कथा का मर्म समझने की कोशिश करिए कि इसमें कहाँ पे परिंदे इसका नाम क्यों है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। अंधेरे गलियाले में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खिंचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर पुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे में देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका ने स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल खत्म हो गया था मैडम, या सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। सुधा एक पात्र है। होटल में शायद वह सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा, कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टालमटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तो तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए। हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियमों का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टी शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर, और सुधा पूरी बात ना कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम, आप भी कुछ देर बैठिए ना। अब देखिए यहाँ पे कितने पात्र आए हैं, सुधा, जूली और हेमंती, और लतिका तो है ही। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया था, लेकिन कब तक? पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गईं। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल, लतिका ने कहा। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने मन में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट।
लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियाँ ना उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप के नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट, थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराया। अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। यहाँ पे मिस्टर ह्यूबर्ट और डॉक्टर मुखर्जी की बातें हो रही हैं, ठीक है। मिस्टर लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। चलिए, या ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उन्हें थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में एक हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में एक ही कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते थे। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते थे, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती थी। लतिका चाहने भर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गईं और भीतर कमरे में परकोलेटर में काफ़ी पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियाँ ले आई। मेज़ के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया।
छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिसने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिंगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। सिंगार नहीं, सिगार। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरखधंधा क्यों पसंद है आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का समर्थन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा। अब यहाँ पे मिस वुड कौन है? मिस वुड प्रिंसिपल हैं शायद, आई थिंक। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आँख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में काफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही दो प्रोग्राम होते थे, चैपल और स्पेशल सर्विस, और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के ऑफिसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर मुड़ी तब उसने देखा कि क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ रहे थे और मिस लतिका या मैं से मेजर गिरीश नेगी है। बिलियर्ड्स रूम में आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी के कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आईं। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा, लतिका के चेहरे पर एक उन्नीदारीतापन घिर आया था। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लो फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस स्टॉक लेकर आ रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यही रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोंपा का नोक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियाँ भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैली जा रही हूँ। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़ते जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागों में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की और जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेट कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है। अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आई थी, केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी दूर करने में देर न लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता। अपने सुख का भ्रम मानो ही वर्ड की गलतफहमी से जुड़ा है।
ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसे मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गईं। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगीं। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंट। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षण तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके, जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है। डॉक्टर उसे हंसी के ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो, ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट तंबू की प्रतीक्षा कर रहा था। वह जानता था कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर का फिलासोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटाकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थीं। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना कितनी खौफनाक बात है? यह कौन कहता है? डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। ह्यूबर्ट विस्मति सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वे अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था वह नहीं लौटेगा। और अब क्या फ़र्क पड़ता है? लेट द डेट डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी है। कौन? गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिडेंस में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ कहा नहीं गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन, कितना उपहासास्पद, जैसा उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर रखा। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मरा कर जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिडेंस सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार ख़त्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुबार सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो।
स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें सटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रख कर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह खो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत काटते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह से कुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया। गंजे सिर पर दोनों तरफ से उसे बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। खिजाब मतलब कलर। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींचातान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफ़ा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। भुवाली का जगह आई है, यहाँ पे स्थान का नाम भुवाली आया है। इतनी बर्फ थी मैम साहब की पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है, लतिका ने पूछा। अभी यहाँ तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज़ बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े ज़बर थे ये अंग्रेज़, 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे सीट खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे, अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज या पहली बार नहीं जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही हो जब अंग्रेज़ बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मैम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मैम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लगा रहता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम ज़रा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ़ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ़ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो कल ही चले जाएंगे। कल रात उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ़ है। उन्हें या मौसम रास नहीं आता, कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर ना जाने कि स्लीपर पैरों में टंगे रहे। खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता, तब लगता कि वह अपनी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती, ना उसे अपनी विवशता की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टिन की छत खटखट बोलने लगी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए वहाँ बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी तो उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था।
आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वो मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आँख लग जाती थी। कमरे छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता था कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती हैं। वह तो पिछले साल गुसलखाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसके लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती थी। गुसलखाने मतलब बाथरूम, सांकल मतलब सिटकी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक, और इसके बाद मैं अगली वीडियो इसके आगे की बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को यह कहानी समझ में आ रही होगी। अभी तक आपने देखा कि लतिका जो कि हॉस्टल में वार्डन थी, वहाँ किस तरह से उसकी मनोस्थिति को दिखाया गया है, उसकी मानसिक स्थिति को यहाँ पे विस्तृत विवेचना की गई है। गिरीश नेगी जिसे लतिका प्रेम करती थी, और जो मिस्टर ह्यूबर्ट जो लतिका से प्रेम करते थे। और इसमें एक पात्र जो डॉक्टर मुखर्जी हैं, वो बर्मा से आए थे। उनकी पत्नी रास्ते में ही उनका देहांत हो गया था, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह बर्मा में मरने से पहले एक बार बर्मा ज़रूर जाएं। और इसमें एक पात्र आया है करीमुद्दीन, जो हॉस्टल की देखरेख करता है, और सुधा और हेमंती और जूली यह हॉस्टल की लड़कियां हैं, और लतिका जो कि इस कहानी की नायिका है। तो परिंदे कहानी का पहला भाग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। दूसरा भाग सुनने के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, जल्द ही लेकर आऊँगी। धन्यवाद।